Good morning, friends. Welcome to you. Welcome all of you on my YouTube channel. Today we will discuss about the current affair, जिसमें हम अलग अलग एग्ज़ाम के पॉइंट अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर को जानेंगे जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो हमारे ये क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है इसका लखनऊ, कानपुर, नोएडा या गाज़ियाबाद। तो इसका सही आंसर होगा नोएडा। देखो, हाल ही में यूपी के नोएडा में एक पॉल्यूशन कंट्रोल टावर लगाया गया है। ठीक है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल टावर जो कि ख़राब हवा को, गंदी हवा को खींचता है और उसे प्योरीफाई करके उसे बाहर निकालता है। ठीक है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल टावर, तो आपको जैसे कि पता होगा कि सर्दियों के दिनों में उत्तर भारत के क्षेत्र में, खासकर उत्तर भारत में डिफरेंट रीज़न की वजह से हवा पॉल्यूटेड हो जाती है। डिफरेंट रीज़न जैसे कि हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब या पाकिस्तान वाला पंजाब ले लें, तो वहाँ से पराली जलाने के कारण हवा में काफ़ी सारे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो फैल जाते हैं जिससे हवा गंदी होती है। और अलग अलग रीज़न है कि ठंड के दिनों में हवा रुक सी जाती है, टेम्परेचर कम होता है तो हवा नीचे ही रहती है। साथ ही साथ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं इस एरिया में, तो जिसके कारण उससे निकलने वाला धुआं, वाहनों के व्हीकल्स से जो भी धुआं निकलता है, तो उन सभी के कारण हवा पॉल्यूटेड हो जाती है। तो होता क्या है कि इसी को साफ़ करने के लिए एक तकनीक विकसित की गई है, जिसे स्मॉग टावर कहते हैं। तो स्मॉग टावर होता क्या है, देखिए, ये एक लगभग 8 मंजिला ऊंची ऐसा टावर है, लगभग 8 मंजिला ऊंचा है। ठीक है, और ये उसमें यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे, यहाँ बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, तो हवा यहाँ से इंटर करती है, हवा यहाँ से इंटर करती है। ठीक है, यहाँ से इंटर होती है और यहाँ से फिल्टर होकर बाहर निकलती है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पर इसमें कई सारे परत में फ़िल्टर लगे होते हैं। इस टावर में कई सारे परत में फ़िल्टर लगे होते हैं और उस फिल्टर का नाम है HEPA, हेपा फिल्टर का यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पर कई सारे फ़िल्टर लगे हुए हैं और उस फिल्टर का नाम है हेपा फिल्टर का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। देखो, 24 मीटर की लगभग इसकी ऊंचाई होती है, 24 मीटर, और प्रदूषित हवा को सोखा जाता है और फिल्टर की गई हवा को सतह पर छोड़ दिया जाता है। और ये ज़मीन से लगभग 10 मीटर ऊपर होता है, ज़मीन से लगभग 10 मीटर ऊपर होता है। और ये जो फिल्टर होता है PM10 जो कि पार्टिकुलेट मैटर होते हैं 10, जो कण होते हैं उनकी साइज़ होती है पार्टिकुलेट मैटर 10, तो इतने तक के कणों को ये सोख लेता है, बाकी इससे जो भी छोटे कण होंगे वो नहीं सोख पाता है। ठीक है, तो PM2.5 और साथ ही साथ जो ये स्मॉग टावर है, स्मॉग टावर जो है PM2.5 और PM10 के स्तर को भी मापेगा। हवा में जो PM का स्तर हो, PM2.5 और 2.10 का PM10 का स्तर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में लगाया गया है नोएडा में। अगर देश में पहले स्मॉग टावर की बात करें तो देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में लगाया गया था पहला स्मॉग टावर, देश का पहला स्मॉग टावर। अगर दुनिया में पहले स्मॉग टावर की बात करें तो ये लगाया था, इसका प्रोटोटाइप जो लगाया गया था 2017 में चाइना में। 2017 में चाइना में इसका प्रोटोटाइप लगाया गया था और दिल्ली में लगाया गया था 2019 में। ठीक है, तो चलते हैं अपने, ये समझ में आ गया होगा। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर पहला कहाँ बना है? यूपी का नोएडा में। देश का पहला बना था दिल्ली में। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड 2021 से 25 के लिए किस एक देश को फिर से चुना गया है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है अमेरिका, जापान, मालदीव या फिर भारत। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा भारत को 2021 से 25 के बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है, संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी बोर्ड के लिए। इस बोर्ड में चुने जाने के लिए भारत को 164 वोट मिले हैं। ठीक है, सारे यूनाइटेड नेशन के जो भी देश थे उसमें से 164 वोट दिए गए हैं। और इसमें भारत के अलावा भारत तो था ही, साथ में और कौन सी कंट्रीज थी? जापान के साथ फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड, ठीक है, कुक आइलैंड और चीन। तो भारत के साथ साथ इसमें ये देश भी शामिल हैं, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चीन। ग्रुप 4 के एशियाई देशों में शामिल हैं इतनी सारी कंट्रीज़। तो देखो, भारत इसमें जो कार्यकारी यूनेस्को का जो कार्यकारी बोर्ड है, इसमें 58 सदस्य होते हैं। कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य होते हैं
और इसमें प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष का होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यूनेस्को जो है तीन यूनाइटेड नेशन के 3 अंग हैं। यूनाइटेड नेशन के 3 अंग हैं, वो हैं कौन कौन से? देखो, पहला एक जनरल असेंबली होती है, जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली। दूसरा इसका सेक्रेटरीट सचिवालय होता है, और तीसरा कार्यकारी बोर्ड है। ठीक है, वर्किंग बॉडी, कार्यकारी बोर्ड, तीसरा कार्यकारी बोर्ड। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत को 2021 से 25 के लिए फिर से चुना गया है, 4 साल के लिए। 58 मेंबर होते हैं कार्यकारी बोर्ड में। तो देखिए, क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ सकता है, ये तो वन लाइनर हो गया। वनडे एग्जाम के लिए अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में ये पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में 2021 से 25 के लिए भारत को एक बार फिर से चुना गया है, स्टेटमेंट 1। और फिर ये लिखा जाएगा कि कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और इसमें 58 मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये काम क्या करते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो महानिदेशक होता है, जो बजट प्रस्तुत करता है, तो बजट के अनुमानों की जांच करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को लगभग 10 सालों के बाद कोई चैंपियंस ट्रॉफी लीड करने के लिए मिल रही है, तो इससे बाद काफ़ी पाकिस्तान खुश हो गया है। ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस शहर में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन इसका देखिए, मत्स्य व्यवसाय फिशरीज इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है, फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर। किसके द्वारा? गुरुग्राम। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में, भोपाल में, चंडीगढ़ या लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम में। देखो, अगर ये क्वेश्चन में आता है ऐसे, LINAC, लाइनैक NCDC, लाइनैक NCDC लिखा हुआ आता है। लाइनैक NCDC फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर। तो लाइनैक NCDC फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर ये गुरुग्राम में लॉन्च किया है, और इसका लॉन्च किया है पशुपालन मंत्री ने, पशुपालन या डेयरी मंत्री, या पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री हैं। तो हमारे पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम रुपाला। तो पुरुषोत्तम, हमारे पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लाइनैक NCDC फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर को गुरुग्राम में लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखो, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PM मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना एक प्रोग्राम चल रहा था जिसके तहत मछुआरों की आय को बढ़ाना, उन्हें तकनीकी देना। ठीक है, और तो इसके तहत 3.23 करोड़ के तहत ये प्रोग्राम, ये फिशरीज इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। और इसमें नोडल एजेंसी कौन होगी? नोडल एजेंसी NCDC, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम होगा। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो 4 राज्यों में, 4 स्टेट में, हमारे 4 राज्य हैं, जिसमें से बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 10 इंक्यूबेटर लगाए जा चुके हैं। ठीक है, 10 इंक्यूबेटर लगाए जा चुके हैं। ठीक है, 4 राज्यों में 10 इंक्यूबेटर लगाए चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा। ठीक है, और ये किसके तहत किया गया है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? इसको कार्यान्वित कौन करेगा? नोडल एजेंसी, इसकी नोडल एजेंसी है NCDC। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ICC पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के नया अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन देखिए, सौरभ गांगुली, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, अलेन कुंबले। तो इसका सही आंसर होगा सौरभ गांगुली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा पुनर्निर्मित रजांगला युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, रजांगला युद्ध स्मारक, ऑप्शन देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। देखो, रजांगला युद्ध स्मारक, रजांगला में पहले, ये है लद्दाख में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर पहले से स्मारक बना हुआ था, लेकिन वो काफ़ी छोटा था, तो उसे मतलब और अच्छा बनाया गया है और बड़ा बनाया गया है। तो ये रजांगला युद्ध स्मारक आपको याद रखना होगा। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, जिसमें ये रजांगला जो पास है, रजांगला है पास, ये चुशूल के पास है, चुशूल दर्रा है, चुशूल पास है,
वहाँ पर पड़ता है। तो चुशूल पास में दारबुक शेओक आपने सुना होगा, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच वहाँ पर भी विवाद चल रहा था, ठीक है। दौलत बेग ओल्डी, वहाँ पर एक एयर स्ट्रिप है, तो ये चुशूल के पास ही पड़ती है दौलत बेग ओल्डी स्ट्रिप। तो चाइना सोच रहा था कि इस एयर स्ट्रिप पर अगर कब्जा कर लेते तो भारत का जो उत्तरी हिस्सा, भारत का ये एरिया कब्जा में ले लेंगे और ये पूरा लद्दाख उनके कब्जे में चला जाता अगर ये चुशूल को पार करके इस स्ट्रिप को कब्जा कर लेते, ठीक है। तो इस स्ट्रिप को बचाने के लिए मेजर शैतान सिंह को लग रहा था कि ये इस रेजांगला से आ सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पर उन्होंने लगभग 120 सैनिक थे वहाँ पर, मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 सैनिक थे जिन्होंने 3000 चीनी सैनिकों को मार दिया था, ठीक है। 3000 चीनी युद्ध में 3000 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और ये 120 में से 113 सैनिक जो थे शहीद हो गए थे, और 6 को चीन ने बंदी बना लिया था, और एक कुछ मेजर शैतान सिंह ने भेज दिया था कि जाओ हमारे बारे में बताओ कि हम यहाँ पर लड़ रहे हैं और यहाँ पर चीनी सैनिक आ गए हैं, ठीक है। तो हालांकि ये हुआ था कि इन 6 को चीनियों ने बंदी बनाया था, 6 सैनिकों को बाद में इन्हें रिहा कर दिया। और फिर चीनियों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ से, या इस लड़ाई के बाद चीनियों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इससे आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा नुकसान हो गया था, ठीक है। तो वो यहाँ से वापस चले गए और यहाँ से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके, ठीक है। तो ये जो स्मारक बनाया गया है उन्हीं वीरों की स्मृति में बनाया गया है। 120 जो सैनिक हमारे लड़े थे उन्हीं वीरों की स्मृति में बनाया गया है रजंगला युद्ध स्मारक। तो जो इसमें आप इनकी कहानी जानिए तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे इन वीरों की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ठीक है। तो आप इनकी कहानी पढ़िएगा, जानिएगा कि ये किस तरीके से लड़े थे। और जब कहा जाता है वहाँ पर ये देखने को मिला कि लड़ाई ख़त्म होने के बाद वहाँ बर्फ़बारी हो गई, बर्फ़ में ही सारे के सारे सैनिक जम गए थे, जो मतलब बेहोश था या फिर जो ट्रिगर पे बंदूक पे हाथ रखे हुए था वो वैसे ही का वैसा ही जम गया। जब बर्फ़ पिघली तब सेना के उन्हें ढूंढा तो वो उसी हालत में मिले जैसे कि मानो कि कल ही लड़ाई ख़त्म हुई हो। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, कहीं पर हर जगह पे मिल सकता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट विश्व प्रेषण मूल्य के विश्वव्यापी डाटाबेस के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है। देखो, वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक, ठीक है। तो उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बांग्लादेश, चीन, भारत या पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा भारत। देखो, हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट, तो इसमें भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिला है। रेमिटेंस होता क्या है? देखो, रेमिटेंस वो होता है जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है एक्स, ठीक है, ये कमाने गया है कहीं यूएसए में काम कर रहा है, इसकी फैमिली रहती है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में इसकी फैमिली रहती है, तो यूएसए में ये डॉलर कमा रहा है, और उस डॉलर में ये कुछ खर्च कर रहा है, बाकी जो इसका सेविंग वाला डॉलर होगा ये अपने परिवार के लिए खर्चे के लिए भेज रहा है, तो यही हो जाएगा इसका रेमिटेंस, ठीक है। मतलब वह धन जो किसी अन्य पार्टी को भेजा जाए, मतलब एक समानता एक देश से दूसरे देश में भेजा जाए, ठीक है। और ये रेमिटेंस कम और विकसित आय वाले देश में लोगों की आय के सबसे बड़े स्रोत में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर प्रत्यक्ष निवेश और आधिकारिक विकास की सहायता की राशि से अधिक होता है। नॉर्मली ये होता है क्या है कि जो प्रेषण होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अधिक होता है प्रेषण, और इस बार का जो प्रेषण है 87 बिलियन डॉलर का है, 87 बिलियन डॉलर का प्रेषण है। और सबसे ज़्यादा हमें मिला है प्रेषण यूएसए से, अमेरिका से सबसे ज़्यादा प्रेषण मिला है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर है चीन, प्राप्त करता है। और सबसे ज़्यादा प्रेषण कहाँ से मिलता है हमें? यूएसए से मिलता है। और इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाता है, साथ ही चालू खाते घाटे के लिए धन जुटाने में मदद मिलती है, ठीक है। चालू खाता घाटा के लिए धन जुटाने में मदद मिलती है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्लियर हो गया रेमिटेंस क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे कौन है, कहाँ से सबसे ज़्यादा भेजा जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाल सलाम नॉवेल नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन देखिए, स्मृति ईरानी, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी ने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है लाल सलाम नॉवेल, ठीक है। ये एक नॉवेल लिखा है इन्होंने, और ये है जो छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड में जो भी नक्सल हैं तो उन्हीं के ऊपर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है 18 नवंबर, 19 नवंबर, 12 नवंबर या 16 नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा 18 नवंबर को। देखो, 18 नवंबर को ही 18 नवंबर 2018 से
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? देखो 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया था कि कुछ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियाँ थी, जैसे कि आयुर्वेद, योग, आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, होम्योपैथी, होम्योपैथी के साथ साथ एक लद्दाख की है सोवा रिगपा, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, इन सब जगहों पे फेमस है ये, तो सोवा रिगपा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इतने सारी चीज़ों को प्राकृतिक चिकित्सा के तहत शामिल किया था। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा देखो होती क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा जो होती है औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये मनाया किस लिए जाता है? देखो 1945 में, 1945 में एक ट्रस्ट बनाया गया था, ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट। ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट, ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया था 1945 में। माफ़ कीजिए। तो इसका ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट 1945 में, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था उसको महात्मा गांधी को आजीवन के लिए अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था कि सभी लोगों तक प्राकृतिक चिकित्सा पहुंच सके, तो इसीलिए इसी दिन मनाया गया था 18 नवंबर को। तो इसीलिए 18 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका रीज़न पता हो गया, किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है झांसी, लखनऊ, गोरखपुर या वाराणसी। तो इसका सही आंसर होगा झांसी। अभी हाल ही में न्यूज़ में था, आपने देखा होगा कि राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, और ये जो समर्पण पर्व था, ये एक प्रोग्राम चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह के लिए, 75 वीक्स के लिए चल रहा है। ये 75 सप्ताह के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का मोटो क्या है कि हमारे देश के जो 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो उससे पहले 75 सप्ताह को विभिन्न विभागों के द्वारा एक पर्व के रूप में मनाया जाना, जिसमें हमारे देश के विभिन्न जो भी हमारे देश को आज़ाद कराने में जिनका योगदान रहा है, हमारी संस्कृति को बढ़ाने में जिनका योगदान रहा है, संस्कृति को, हमारे समाज को, जो भी पर्व रहे हैं, वो जो भी परंपराएं हैं, तो उन्हें सेलिब्रेट करना। ठीक है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक भाग है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर गए थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के योगदान के बारे में राष्ट्र को बताया, और उन्हीं के नाम पर समर्पण पर्व का आयोजन किया। देखो यहाँ पर और क्या हुआ, यहाँ पर और ये हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने HAL के द्वारा एक निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर HAL के द्वारा एक हेलीकॉप्टर निर्मित किया गया था, तो उस हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना को सौंपा, और साथ ही साथ झांसी में 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। ठीक है, 400 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में खबरों में देखा जाने वाला स्टील्थ विमान चेकमेट किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है रूस, अमेरिका, भारत, चीन। तो इसका सही आंसर होगा चेकमेट विकसित किया जा रहा है रूस के द्वारा। ठीक है, तो देखो स्टील्थ विमान होता क्या है? स्टील्थ विमान एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें देखो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ये मान लो राडार है, राडार के माध्यम से तरंगें निकलती हैं, किसी चीज़ पर पड़ती हैं और वापस टकरा कर आती हैं, जिससे राडार को पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी वस्तु है, उसके तरंगों के टकरा के आने के आधार पर। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम शिप या वायुयान, पानी वाला जहाज हो या वायुयान है, ठीक है, पानी वाले जहाज या वायुयान में कुछ ऐसा उसके डिज़ाइन में चेंजेस कर दें, या उसके ऊपर कोई ऐसी पेंट की परत चढ़ा दें जिसकी वजह से ये रडार की तरंगे तो जाएं लेकिन टकरा के वापस ना आ पाए, मतलब ये शिप उसे सोख ले अपने अंदर। ठीक है, तो कुछ ऐसा कर दें, राडार हो या सोनार तरंगे हो, ठीक है, सोनार हो या इंफ्रारेड तरंगे हो, तो ये टकराने के बाद वापस ना जा पाए, जिससे हद तक ये राडार पर ना दिखे, तो यही होती है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। वैसे भारत ने अभी कुछ दिन पहले ही कुछ हद तक स्टील्थ टेक्नोलॉजी का INS एक फ्रिगेट लॉन्च किया था, INS हिमगिरी नाम का एक फ्रिगेट लॉन्च किया था। ठीक है, INS हिमगिरी जो कि स्टील टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संस्थान ने सोलमन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है। तो सोलमन चैलेंज फंड देखिए, ऑप्शन देखिए, सिडबी,
नाबार्ड, फिक्की या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सोलमन चैलेंज फंड लॉन्च किया है सिडबी ने, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने, और किसकी सहायता से मिलकर, तो देखो यूनाइटेड किंगडम का, यूके का एक है फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, ठीक है, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, ठीक है। तो इसकी सहायता से मिल करके सोलमन चैलेंज फंड का लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होगा, इसका उद्देश्य है जो भी एनजीओ हैं, देखो जो भी एनजीओ हैं, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, और साथ ही साथ जो भी सोशल स्टार्टअप है, जो भी सोशल स्टार्टअप हैं, उनका डेवलप करना और वित्तीय समर्थन प्राप्त करना, उन्हें उनका वित्तीय समर्थन प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो सोलमन फंड, और इसमें ये क्या होगा कि उसमें साथ ही साथ ये भी होगा कि जो भी लिवलीहुड के लिए जो भी महिला सशक्तिकरण, वित्तीय साक्षरता से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं जो कि आजीविका उपलब्ध करा रही हैं या फिर महिला सशक्तिकरण कर रही हैं या फिर वित्तीय साक्षरता करने वाली जो भी संस्थाएं हैं, वो इसमें इसकी सहायता प्राप्त करने के लिए इस फंड से सहायता लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं। और इसमें साथ ही साथ इसमें जो इसका जो प्रोग्राम होगा वो देखिए 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन हमें करना है। हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था ग्लासगो में कि 2000 भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का होगा, ठीक है। तो जो ये नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक, इसके अनुरूप होगा, ठीक है। सोलमन फंड का जो चैलेंज सोलमन फंड का जो लक्ष्य होगा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के अनुरूप होगा। इसका मतलब नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब जितना कार्बन हम निकाल रहे हैं वातावरण में उतना ही हम सोख लें, तो इसके अनुरूप होगा, ठीक है। सोलमन चैलेंज फंड सिडबी और यूके के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के द्वारा, इसमें जो भी एनजीओ होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे और स्टार्टअप होंगे, ये इन सभी को ये फंड इनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आवेदन करने पर प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है मनु भंडारी, तो इनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, तो साहित्य, अभिनय, चित्रकारी या संगीत, तो इसका सही आंसर होगा साहित्य से। हाल ही में 90 वर्ष की अवस्था में इन साहित्यकार का निधन हो गया है, तो ये काफ़ी फेमस साहित्यकार थी और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे इनकी कुछ रचनाएं हैं महाभोज, इनकी रचनाओं में से एक नाम है महाभोज, दूसरी रचना है आपका बंटी, कुछ फिर यही सच है, ठीक है। ये सारी रचनाएं हैं, आप ध्यान में रखिएगा इन्हें। तो ये एक साहित्यकार थी, इन्हें आप याद रखिएगा, इनकी रचनाओं को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, या फिर इस राष्ट्रीय एकता दिवस को 19 नवंबर को ही कौमी एकता दिवस भी कहते हैं। कौमी एकता दिवस भी कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित या सुचेता कृपलानी, तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय एकता दिवस को 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, तो उन्हीं की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 14वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो पहली बार कर रहा है आईसीसी, कौन सा देश है? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट की पहली बार मेजबानी कर रहा है, तो न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट इंडीज़। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। तब तक के लिए अगर आपको क्लासेस पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।